नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि आखिरकार जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। और साथ साथ में हम इस वीडियो में जो फार्मा कंपनी और डॉक्टरों की मिलीभगत की वजह से जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, वो किस प्रकार चौपट होता जा रहा है, किस प्रकार उसका विनाश होता जा रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई जो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में अंतर क्या होता है और आखिरकार ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी देश में, समाज में या फिर पृथ्वी पर या फिर अपनी धरती पर किसी प्रकार की कोई नई बीमारी आती है तो वैसे ही जो ये फार्मा कंपनियां होती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है, वो अपने R&D में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इस बीमारी की दवाई की खोज में जुट जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पीछे कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी जैसे ही आई वैसे ही जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी वो कोरोना के खिलाफ जो दवाइयां बनाने में लग गई। और उसी प्रकार मतलब हर जब भी कोई नई बीमारी आती है वैसे ही मतलब जितनी भी विश्व की फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या कह लो नामी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है वो उस बीमारी का इलाज ढूंढने में लग जाती है। और ये कहते हैं ना, किसी नई बीमारी का इलाज ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि इस पे काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है। और यहाँ तक कि किसी एक नई दवाई की खोज में लगभग 2.6 बिलियन डॉलर तक का भी खर्च आ सकता है। और ज़रूरी नहीं होता कि वो जो दवाई बनाए वो कारगर होगी या ना होगी, क्योंकि एक साइड इफेक्ट की वजह से उसकी जो दवाई है वो ख़त्म भी हो सकती है या फिर उसका जो ट्रायल फेजेस है वो ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि जो दवाई होती है उसका कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट यदि निकल गया तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता और इस वजह से वो मार्केट में नहीं पहुंचती। और ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए रिस्क की बात है कि नई मेडिसिन की खोज में ऐसी मेडिसिन को रिसर्च करना जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। और यदि कोई कंपनी को, यदि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने R&D डिपार्टमेंट में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यदि कोई नई मेडिसिन डिस्कवर कर भी लेती है तो वो उसके बाद क्या करती है, उसको पेटेंट करवा देती है। और पेटेंट करवाने के बाद उस मेडिसिन पर, उस साल्ट पे उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिकार हो जाता है जिसको वो अपना एक ब्रांड के नाम से रिलीज करती है या फिर जब भी उस मेडिसिन को मार्केट में उतारती है तो एक अपने ब्रांड के नाम से उतारती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं। और जो ये ब्रांडेड मेडिसिन होती है इनके रेट सरकार तय नहीं करती बल्कि इनके रेट खुद वो फार्मास्यूटिकल कंपनी तय करती है जिसने उस मेडिसिन को विकसित किया है या फिर डिस्कवर किया है। और जो ये पेटेंट होता है इसकी अवधि, इसका जो पीरियड है लगभग 15 से 20 साल तक होता है। और जब इसका जो पीरियड है, पेटेंट का पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद वो साल्ट सार्वजनिक कर दिया जाता है, यानी कि जो वो मेडिसिन है उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने मेथड से उस साल्ट को या फिर उस मेडिसिन को बना सकती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। यानी कि जो ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है जब तक कोई दवाई एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से या उसकी ब्रांड से चलती है तब तक वो ब्रांडेड रहती है। और जब वो दवाई, जब वो मेडिसिन या जब वो साल्ट आम हो जाता है या फिर उस पर हर कोई मतलब कंपनी दवाई बना सकती है, अपनी मेडिसिन बना सकती है अपने मेथड से, तो वो किस लिस्ट में आ जाता है, जेनेरिक मेडिसिन की लिस्ट में आ जाता है भाई। और इंडिया की यदि मैं बात करूं, भारत में लगभग 348 मेडिसिन को यानी कि जेनेरिक मेडिसिन में घोषित किया हुआ है। जैसे कि आपने पैरासीटामोल के बारे में पढ़ा होगा, पैरासीटामोल क्या है, जेनेरिक मेडिसिन है। इसी प्रकार सिट्राजिन, अमोक्सिलिन, ये सभी क्या है, जेनेरिक मेडिसिन में बनती है क्योंकि अब इन दवाइयों के ऊपर किसी का कोई पर्टिकुलर पेटेंट नहीं है और कोई भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी इनको बना सकती है। अब
जो मेन डिफरेंस है वो ये रहता है कि जब तक वो ब्रांडेड रहती है तब तक उस कंपनी का जिसके द्वारा वो डिस्कवर किया गया उस पर उसका एकाधिकार होता है, लेकिन अब जब जेनेरिक लिस्ट में आ जाती है तो उस पर उस कंपनी का कोई एकाधिकार नहीं रहता और उस मेडिसिन को कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना सकती है। लेकिन कंपनियां क्या करती है, जब उनका पेटेंट पीरियड पूरा होने ही वाला होता है तब वो उसका कोई अल्टरनेट निकाल देती है। अल्टरनेट का मतलब क्या है, उसकी डोजिंग में चेंज कर देती है या फिर उसकी कम्बिनेशन बना देती है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक सोडियम की कम्बिनेशन देखी होगी या फिर पैरासीटामोल की निम्लिसाइड की कम्बिनेशन देखी होगी। इस प्रकार कंपनी उसका अपना एक अल्टरनेट निकाल के उसको भी ब्रांड पेटेंट करवा लेती है और उसको भी चलाती रहती है। और यदि मैं इंडिया की बात करूं, जिस प्रकार 348 मेडिसिनों को या साल्ट को हमने जो जेनेरिक मेडिसिन में डाला हुआ है, इसी प्रकार जो इंडिया में मेडिसिन है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एसेशनल मेडिसिन और नॉन एसेशनल मेडिसिन। जो एसेशनल मेडिसिन है वो मेडिसिन है जो लाइफ के लिए कंपलसरी है और इनका जो रेट निर्धारित करती है वो इंडियन गवर्नमेंट निर्धारित करती है। और जो नॉन एसेशनल होती है वो क्या होती है, एसेशनल से हटके होती है और इनके रेट खुद कंपनी डिसाइड करती है अभी। लेकिन आगे जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो कालाबाजारी करते हैं, जो इनकी काली करतूतें हैं, वो ये है कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टरों के साथ अपनी मिली भगत बना लेते हैं और डॉक्टरों को क्या करते हैं, पैसा खिलाते हैं और पैसा खिलाने के साथ साथ में डॉक्टरों को अपनी मेडिसिन लिखने के लिए भी बार बार उनको बोलते हैं और डॉक्टर भी उन्हीं की लिखी हुई मेडिसिन या उन्हीं की मेडिसिनों को बेचते हैं या लिखते हैं। क्योंकि जो कंपनियां होते हैं अपने एमआर होते हैं, इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टरों के पास भेजते हैं और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप हमारी मेडिसिन लिखे या अपने हमारे ब्रांड की दवाइयाँ लिखें। और आपने देखा होगा कि इंडिया में जितनी भी मेडिसिन है लगभग ब्रांड के नाम से बिकती है, पर्टिकुलर कंपनी के नाम से बिकती है, ना कि उसके साल्ट नेम की वजह से बिकती है। लेकिन यदि मैं विदेशों की बात करूं तो विदेशों में जितनी भी मेडिसिन होती है वो उसके साल्ट से नेम बिकती है, यानी कि उसके जेनेरिक नेम की वजह से बिकती है, ना कि उसके ब्रांड की वजह से बिकती है। और इसी वजह से जो विदेशों में जो मेडिसिनों के रेट है वो कंट्रोल में रहते हैं और इंडिया में जो मेडिसिन के रेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जितने भी डॉक्टर हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से पैसा लेते हैं और उन्हीं कंपनियों के ब्रांड लिखते हैं जिनका उनके पास पैसा आता है। क्योंकि हर जो डॉक्टर है उसके पास फार्मास्यूटिकल कंपनियां लगभग 30 से 35% का कमीशन रखती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेडिसिन का रेट यदि 100 रुपये है तो उसमें से 30 से 35% तो उस डॉक्टर का ही है जो मेडिसिन लिखता है। यहाँ तक कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि या फिर कह लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी बार बार एडवाइजरी जारी करते हैं और कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक दवाइयाँ लिखने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर होते हैं इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में बार बार जेनेरिक दवाइयों के बारे में बोला है और साथ साथ में डॉक्टरों से ये अपील की है कि वो अपनी मेडिसिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना प्रिस्क्रिप्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक दवाइयाँ लिखने की कोशिश करें। और यहाँ भी देखिए जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने जो हमारे समाज है, हमारे जो देश के लोगों में दिमाग में एक बात फिक्स कर दी है कि उन्होंने हर मतलब इंडियन के माइंड सेट ऐसा बना दिया है कि वे जितनी भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं ये अच्छी दवाइयाँ होती है और जितनी भी जेनेरिक दवाइयाँ होती है ये अच्छी नहीं होती या फिर दूसरे शब्दों में कह लो लेस इफेक्टिव होती है। और हर कोई भारतीय यही सोचता है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो लेस इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड दवाइयाँ। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जितनी भी जेनेरिक दवाइयाँ होती है या फिर मेडिसिन दवाइयाँ होती है इक्वल इफेक्टिव होती है, उनका बराबर असर होता है। ऐसा नहीं कि यदि कोई ब्रांड का पर्टिकुलर किसी ब्रांड की एक दवाई आप लेते हो वो मोर इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू एक जेनेरिक दवाई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि यदि ऐसा होता, यदि कोई जेनेरिक दवाई लेस इफेक्टिव होती तो उसको इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो FDA है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको कभी भी मार्केट में रिलीज होने नहीं देता।
क्योंकि कोई भी दवाई जब बनाते हैं जो उसका एस्से आता है वो 95 से लेके 105 तक, यानी कि 95 से 105% के बीच में उसका एस्से होता है। यदि उस एस्से पे ही यदि आता तभी वो मार्केट में रिलीज हो पाती है। यदि वो लेस इफेक्टिव होती तो उसको कभी भी मार्केट में रिलीज नहीं करने देती जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भारत सरकार है, या फिर कह लो जो भारत का FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कभी भी उसको मार्केट में रिलीज नहीं होने देता। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि कभी भी यदि आप दुकान पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ, यदि आपको कोई जेनेरिक दवाई देता है तो आप उसको लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है, चाहे वो ब्रांडेड दवाई हो या फिर जेनेरिक दवाइयाँ हैं। मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको जेनेरिक दवाई इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो रेट में सस्ती भी होती है और अच्छी भी होती है। आप कभी भी ब्रांडेड दवाई और साथ साथ में जेनेरिक दवाइयों का जो रेट है उसको कंपेयर करके देखोगे तो उनमें जमीन आसमान का असर होगा। और जो डॉक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड दवाइयाँ क्यों लिखता है, इसका मुख्य रीज़न यही होता है कि यदि डॉक्टर ब्रांडेड दवाई लिखेगा तो उसका कमीशन उसके पास आएगा, और जितनी वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड दवाई लिखेगा उतना उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन रहेगा। यदि वो जेनेरिक दवाई लिखता है तो उसके पास कमीशन कम रहेगा, क्योंकि डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन पे वही ब्रांडेड दवाई लिखेगा जो आपको मतलब किसी पर्टिकुलर स्टोर पे ही मिलेगी। आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर होते हैं उनको जेनेरिक दवाई लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो डॉक्टर ऐसी दवाई लिख देते हैं जो उस हॉस्पिटल में होते नहीं। आप 4 या 5 घंटे लाइन में लगने के बाद जब आपको पता चलता है कि भाई ये दवाइयाँ तो इस हॉस्पिटल में है ही नहीं, और जब आप उस पर्चे को लेकर बाहर जाते हो तो मार्केट में वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जितनी भी दवाइयाँ होती है सारी की सारी जेनेरिक दवाइयाँ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि आप बाहर मेडिकल स्टोर पे देखोगे तो वहाँ पे आपको दोनों दवाइयाँ मिलेगी, जेनेरिक दवाइयाँ भी मिलेगी और मेडिसिन और साथ साथ में ब्रांडेड दवाइयाँ भी मिलेगी। और यदि आपको मेडिकल स्टोर वाला ये बोलता है कि ये ब्रांडेड हमारे पास नहीं है तो इसका हम अल्टरनेट दे दो, तो आपके दिमाग में उन डॉक्टरों ने एक बात फिक्स करके ही है कि आप उन दूसरी दवाइयों को कभी लोगे ही नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर ने लिखती आप वही दवाई लोगे। क्योंकि इंडिया में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो भगवान वाला कोई ऐसा काम करते नहीं, वो आपकी जेब लूटने में हमेशा लगे रहते हैं। जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं असलियत में वो एक शैतान से भी कम नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है तो आपका इलाज कम से कम पैसे में कर देता है, लेकिन वो नहीं चाहता, क्योंकि डॉक्टरों को भी टारगेट मिलता है। जिस प्रकार कोई कंपनी में काम करता है तो उसको आउटपुट या प्रोडक्शन निकालने का टारगेट होता है, उसी प्रकार जो हॉस्पिटल होते हैं हॉस्पिटलों में भी टारगेट मिला होता है इनको सर्जरी करने का, इसमें ब्रांड बेचने का, या फिर कह लो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट रिकवर करने का उनको क्या मिलता है, टारगेट मिलता है। इंडिया में तो यहाँ तक की है कि 100 में से यदि 70% बंदों की सर्जरी ना करने से काम चल सकता है तो डॉक्टर ज़बरदस्ती उन 70% की सर्जरी कर देते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो इंडिया में आजकल जो जब नए बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सिजेरियन होता है, तो कहते हैं ना 95% लेडीज़ों को बिना सिजेरियन की बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर 95% लेडीज़ों को क्या कर देते हैं, सिजेरियन कर देते हैं और ऑपरेशन द्वारा क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा करने से डॉक्टरों को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे ऐसा करने से डॉक्टरों का जो टारगेट है वो भी पूरा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा लेते हैं। तो आप सोचिए जिस व्यक्ति को आप भगवान मानते हैं एक्चुअली में वो क्या करते हैं, और साथ साथ में वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनसे पैसा खाते हैं, और उनसे पैसा खाने के बाद उन्हीं कंपनियों की वो दवाइयाँ लिखते हैं जिनसे उनके पास पैसा आते हैं। और इसी वजह से जो इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन गड़बड़ाता जा रहा है, उसका सिस्टम है बिल्कुल ब्रोकन होता जाता है। और यदि ऐसा चलता रहा तो इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होगी, और साथ साथ में जितने भी गरीब आदमी है या फिर मिडिल क्लास व्यक्ति है उनको इंडिया में इलाज कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो स्वास्थ्य सिस्टम को या फिर हॉस्पिटल है उन्होंने डॉक्टरों ने इसको एक बिजनेस का रूप दे दिया है, ना कि एक सेवा का। ठीक है ना,
तो यही वजह है भाई, डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनी की मिलीभगत की वजह से जो मिडिल क्लास है और जो गरीब व्यक्तियों के अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल पाता। यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मान लो कैंसर हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए, वो मिडिल क्लास व्यक्ति कब गरीबी रेखा में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब मैं मिडिल क्लास से गरीब रेखा में आ गया। क्योंकि इंडिया में जो मेडिसिन है उनके रेट इतने हाई बना रखे हैं डॉक्टरों ने, इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने मिलकर, कि जो मेडिसिन 1 पैसे में बनती है, मतलब जब वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब एक मेडिसिन या एक टेबलेट मान के चलो यदि उसकी कीमत 1 पैसा है, तो मार्केट में आते आते आपकी जेब तक पहुंचते पहुंचते उस मेडिसिन का 1 पैसे से रेट 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा। और इस रेट बढ़ने का सबसे मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां पहले अपना फायदा देखती है, अपने पैसे बचाती है, उसके बाद वो डॉक्टरों को 20 से 30% डॉक्टरों को कमीशन देती है, उसके बाद वो होलसेल वाले हैं उनको कमीशन देती है, और साथ साथ में जो रिटेल वाले हैं वो भी अपना कमीशन खाते हैं। और इस प्रकार कमीशन खाते खाते जो दवाई आपको 1 पैसे में मिल सकती थी वो दवाई आपको लगभग 1 रुपये में जाके पड़ती है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि दवाइयाँ बनती बिल्कुल सस्ते में हैं, लेकिन आपके जेब तक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी महंगी हो जाती है। और इसी वजह से इंडिया में जो इलाज करवाना काफ़ी महंगा हो चुका है, और इसमें दोनों के दोनों जिम्मेवार है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जो सख्ताई बरतने की जरूरत है, और साथ साथ में जो एसेंशियल मेडिसिन है उनकी लिस्ट में और वृद्धि करनी चाहिए, ताकि सरकार उनका रेट निर्धारण खुद कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जैनिक दवाइयों पे फोकस करना चाहिए। देखिए जितने भी अपने इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, आज भी यदि आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो जैनिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में भारत नंबर 1 पोजीशन पे है, और सबसे सस्ती जैनिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में भारत नंबर 1 पे है। लेकिन भारत के अपने ही देश में बंदों को जैनिक दवाइयाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब हम दूसरे देशों में जैनिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में हमको जैनिक दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, ठीक है ना। तो यदि हमारे देश में भी जैनिक दवाइयाँ मिलना लग जाए तो जो इलाज है वो बिल्कुल सस्ते से सस्ते में हो जाएगा। और साथ साथ में जो केंद्र सरकार है उसको हर हालत में ये एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए कि कोई भी यदि मेडिसिन इंडिया में प्रिपेयर होती है तो वो उसके ब्रांड नेम से नहीं बिकेगी मार्केट में, बल्कि उसके जैनिक नेम से ही बिकेगी, या फिर कह लो उसके साल्ट नेम से बिकेगी। ये कोई अपवाद या हास्यास्पद बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी विदेशों में दवाइयाँ जाती है, इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, जितनी भी दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती है चाहे किसी भी देश में जाए, वो हमेशा उसके जैनिक नाम से, उसके साल्ट नेम से जाती है, ना कि उसके ब्रांड नेम से जाती है। यानी कि जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है जैनिक दवाइयाँ का, सभी के सभी उसके जैनिक नाम या उसके साल्ट नेम से वो उस दूसरे देश में जाती है, ना कि उसके ब्रांड नेम से भी। और सोचिए यदि इंडिया में भी हर दवाई उसके साल्ट नेम से बिकने लग जाए तो सोचिए तो कितना रेट कम हो जाएगा। और साथ साथ में बंदे जितनी भी दवाइयाँ खरीदते हैं वो साल्ट नेम से खरीदने लग जाएं या फिर साल्ट नेम से बिकना लग जाए, तो एक साल्ट की, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 665 mg का साल्ट है, एक साल्ट की इंडिया में एक नहीं हजारों कंपनियों की दवाइयाँ आपको मिल जाएगी। और यदि इस प्रकार हर कंपनी सिर्फ अपने साल्ट नेम से दवाइयाँ बेचने लग जाएगी तो सोचिए मेडिसिन के रेट कंपटीशन की वजह से काफ़ी डाउन भी आ जाएंगे। और जो ये दलाल डॉक्टर बैठे रहते हैं जो बीच में कमीशन खाते हैं, उनका कमीशन भी कम हो जाएगा। और इस वजह से गरीब से गरीब और मिडिल क्लास तक के व्यक्तियों को जो इलाज की सुविधा है वो भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, ये बार बार डॉक्टरों पर दबाव तो जरूर डालती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जैनिक दवाइयाँ लिखिए, लेकिन डॉक्टर करते क्या है, सरकार की मतलब दबाव की वजह से या फिर सरकार के कहने के बावजूद भी वो जैसे उसको 6 दवाइयाँ लिखनी होगी तो 6 दवाइयों में से वो 3
ब्रांडेड दवाइयाँ लिख देगा और 3 क्या लिख देगा, जेनरिक दवाई लिख देगा। और जो वही बात है, 3 जेनरिक दवाइयाँ तो आपको हॉस्पिटल मिल जाएगी, लेकिन 3 ब्रांडेड दवाइयाँ आपको बाहर से लेनी पड़ेगी और वही की वही बात आ जाएगी, मतलब फिर भी आपको इलाज का है महंगा का ही महंगा पड़ेगा भाई। तो ये किसके बारे में था, जो जेनरिक दवाइयाँ और मेडिसिन हैं और ब्रांडेड दवाई मेडिसिन है उनके बारे में था। यदि आपके दिमाग में भी यदि ऐसी गलतफहमी है कि भी जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड दवाइयाँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। बस ब्रांड में क्या है, उस कंपनी का उसके ऊपर एक मात्र थप्पा होता है जिसकी वजह से वो बिक्री ही होती है। और वो बिक भी इसलिए रही होती है क्योंकि वो डॉक्टरों को क्या खिलाती है, पैसा खिलाती है। तो आगे से जब भी खरीदना तो जेनरिक दवाइयाँ खरीदना। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने जो जन औषधि केंद्र बनाए हुए हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या है, मतलब जेनरिक दवाइयाँ मिलती है। तो अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।